जब बात होती है टॉप 30 एमसीक्यूज की तो हर एक चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। जब चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे उसके बाद सारे चैप्टर, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, उन सबका जो कॉम्बिनेशन एमसीक्यूज होगा वो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम को परफेक्ट बना देगा। मतलब आपकी प्रिपरेशन ग्राउंड लेवल की हो जाएगी, जहां पर आपको किसी भी हिसाब से डर नहीं लगेगा। एमसीक्यू चाहे कोई सा भी हो, अब तो साला हम कर ही लेंगे। तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टॉप 30 एमसीक्यूज की। टॉप 30 एमसीक्यूज की चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, और ये वेस्टी अर्थशास्त्र की। कौन कौन से क्वेश्चन है जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन। अगर आपने किसी वस्तु को बेचा तो बिक्री से प्राप्त होने वाली जो राशि है, यानी कि जो पैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? औसत आगम, औसत कहा जाता है, क्रय कहते हैं, विक्रय कहते हैं, कुल आय कहते हैं, धन में का। बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को क्या बोलते हैं? कुल आय बोलते हैं। दैट इज टोटल रेवेन्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब वस्तु की बेची गई प्रत्येक इकाई की कीमत समान होती है, यानी कि जितनी भी इकाई आया, यानी कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत बोलते हैं, वस्तु की प्रति इकाई कीमत अगर वो समान हो, एक जैसा हो, तो उसकी औसत आय कैसी होगी? कीमत से कम होती है, दैट मीन्स औसत आगम इज लेस देन द प्राइस, कीमत के बराबर होगी। औसत आगम इज इक्वल टू प्राइस, कीमत से अधिक होगी। औसत आगम इज ग्रेटर देन प्राइस, एंड उपभोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत हर एक यूनिट में समान होती है, उस स्थिति में वस्तु की कीमत और वस्तु की औसत, वैसे औसत आगम और कीमत एक ही है हर केस में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे यहां पर? बी। क्वेश्चन नंबर 3, आगम से क्या तात्पर्य? आगम, आगम को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं कंफ्यूज मत होना। संप्राप्ति भी कहते हैं, नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या चीज? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं इसको आय। क्या बोल सकते हैं? आय। आगम से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या आशा है? वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, सीमांत आगम, साधनों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, या औसत आगम। ध्यान रखिएगा, आगम का मतलब होता है वस्तु की इकाइयों को बेचकर जो प्राप्त होने वाली आय है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पाद का साधन नहीं? उत्पादन के 4 साधन होते हैं। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, नॉर्मली 4 के कहीं 5 भी लेते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, और एक कहीं कहीं चौथा भी लिखा रहता है, 5वां लिखा रहता है, दैट इज संगठन। तो ये 5 है। इन 5 में से देखो कौन सा जो है इन 5 में नहीं आते हैं। इन 5 में ये वाला पॉइंट नहीं आता है, विनिमय। इसका मतलब कौन सा साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उत्पादन के साधन में विनिमय नहीं आता। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय करना। उत्पादन के किस साधन को प्रकृति से प्राप्त उपहार कहा जाता है? जो प्रकृति ने दिया है, जिसको मनुष्य नहीं बना सकता। प्रकृति से प्रदत्त क्या होता है? पूंजी नहीं, पूंजी को मनुष्य ने बनाया है। श्रम मनुष्य द्वारा किया जाता है। भूमि, भूमि प्राकृतिक है, प्राकृतिक, क्योंकि भूमि को कोई बना नहीं सकता, तो ये प्राकृतिक है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम किसे बोलते हैं? सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? औसत आगम से अधिक होती है। इसका मतलब यहां पर होगा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम से कम होती है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम के बराबर होती है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इनमें से कोई नहीं। धर्म पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की प्रति इकाई समान होती है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है सीमांत आय आगम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही बराबर होंगे, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7, औसत लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षर। औसत लागत मतलब औसत लागत वक्र की बात करते हैं। जब लागत वक्र की बात करते हैं, औसत लागत पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ होता है। इसका मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला की कौन से अक्षर की तरह हो गया? यू आकार का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कीमत विभेद पाया जाता है किस बाजार में
कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद का मतलब होता है एक ही वस्तु को जब बेचा जाएगा अलग अलग विक्रेताओं को, विक्रेता ए, विक्रेता बी और विक्रेता सी, तो विक्रेता ए को बेचा 10 रुपए में, इसको बेचा 9.5 रुपए में, इसको बेचा 11 रुपए में। तो एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना, इसको बोलते हैं कीमत विभेद। और ये कीमत विभेद तब होता है जब वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसके अलावा कोई भी वस्तु किसी दूसरे के पास नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एकाधिकार की स्थिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर एकाधिकार में ही कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है। किसी फर्म का उत्पादन बंद करने वाला बिंदु तब आता है, एक फर्म का उत्पादन बंद करने वाला बिंदु का मतलब होता है एक फर्म कब संतुलन में होता है, क्यों यूं भी समझो, संतुलन बिंदु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक फर्म कब संतुलन में, एक फर्म तब संतुलन में होता है कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाले बिंदु पे होता है कि उसके बाद सोचता है कि इसके आगे नहीं, तो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उसको संतुलन की प्राप्ति होती है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो आपको ढूंढना है यहाँ पर एक फर्म को अधिकतम लाभ कब प्राप्त होता है, जब टीआर और टीवीसी बराबर होता है, जब टीआर और टीसी इक्वल होता है, जब टीसी इक्वल टू एवीसी होता है, जब एमसी इक्वल टू एमआर होता है। ध्यान रखिएगा जो चैप्टर आपको बताया गया उस चैप्टर में बताया था एक ऐसी स्थिति जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर हो, उस स्थिति में एक फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो अधिकतम लाभ का बिंदु ही एक उपभोक्ता फर्म के लिए, एक उत्पादक के लिए सर्वोत्तम बिंदु होता है। वो चाहता है इस बिंदु के आगे वो उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सम विच्छेद बिंदु की स्थिति में एक फर्म निकल पाती है। सम विच्छेद बिंदु कौन सा होता है? सम विच्छेद बिंदु में एक फर्म क्या निकल पाती है? केवल परिवर्ती लागत। सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका टीसी और टीआर दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस स्थिति में केवल परिवर्ती लागत ही निकल पाता है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टीआर माइनस टीबीसी हुआ, कुल आगम में से कुल परिवर्ती लागत को माइनस कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सकल लागत, सकल लाभ बोलते हैं, शुद्ध लाभ बोलते हैं, सामान्य लाभ बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा टीआर का मतलब होता है कुल आगम, क्या होता है? कुल आगम। और टीबीसी का मतलब होता है कुल परिवर्ती लागत। तो कुल आगम हमारा कुल प्राप्त हुआ, उस पर अगर परिवर्ती लागत को माइनस कर दिया जाए तो उस स्थिति को बोलते हैं हम कौन सा लाभ? सामान्य लाभ। क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ हुआ है। AR इज स्मॉलर देन ABC, एक ऐसा बिंदु जहां पर AR ABC से कम होता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? समविच्छेद बिंदु। उत्पादन को रोकने का बिंदु, उत्पादन को जारी रखने का बिंदु, इनमें से कोई नहीं। AR एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब औसत आगम हमारी कम है और औसत जो लागत है वो ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हमारे उत्पादन को क्या करना है हमें? इस स्थिति में अगर हमारा ये चेंज हो रहा है कि AR ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, जो एवरेज रेवेन्यू होता है पहले बढ़ता हुआ जाता है फिर घट जाता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होता है? घटता है फिर बढ़ता हुआ जाता है। मतलब एवरेज रेवेन्यू हमारा कम है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा ज़्यादा है, ये ज़्यादा ये कम है, इसका मतलब हमारा उत्पादन को क्या करना है? हमें उत्पादन को रोक देना चाहिए, हमें उत्पादन को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फर्म केवल परिवर्ती लागत ही निकाल पाती है तो क्या होता है? एक फर्म जब परिवर्ती लागत निकाल पाती है तो उस स्थिति को समविच्छेद बिंदु ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समविच्छेद बिंदु, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्थिर लागत नहीं निकल पा रहा है। उत्पादन तब तक जारी रहता है जब तक, एक उत्पादन तब तक जारी रखा जाता है जब तक हमारा जो है TR TC से ज़्यादा ना हो जाए, ये वाला बिंदु ना हो जाए, इनके ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच के अंतर को अधिकतम होता है तब। TR और TC के बीच में जो अधिकतम अंतर होता है वो कब होता है? वो तब होता है जब हमारा MR और MC आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि पॉइंट नंबर बी। ध्यान रखिएगा इस बात को, आंसर नोट करके रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। TR इज ग्रेटर देन TC एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जब TR और TC हमारा कुल आगम ज़्यादा होता है कुल लागत से, मतलब ये लाभ की स्थिति। तो लाभ की स्थिति का मतलब कौन सी स्थिति? सामान्य लाभ की स्थिति होती है, क्योंकि अब कौन सा लाभ है पता नहीं है, घटता है बढ़ता है, इसका मतलब नॉर्मल हम कहेंगे सामान्य लाभ की स्थिति होती है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की अवस्था तब प्राप्त करता है जब, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का संतुलन तब होता है जब उसका
जो सीमांत आगम है सीमांत लागत के बराबर होती है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ हो, इसका मतलब होता है ये स्थिति होती है जहाँ पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है और एम सी ऊपर की ओर बढ़ता होता है। अगर इसको चित्र के मदद से दर्शाएंगे तो ये होता है हमारा सीमांत आगम, ये है सीमांत लागत, यहाँ पर सीमांत लागत बढ़ता हुआ होता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर एम सी और एम आर बराबर, इसको बोलते हैं हम संतुलन की बिंदु, यानी कि उत्पादक संतुलन की अवस्था। उत्पादक संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन उत्पादक संतुलन के संदर्भ में यहाँ पर गलत होगा? टी आर और टी सी के बीच न्यूनतम अंतर होना, क्योंकि पहला वाला गलत होगा, क्योंकि हमेशा एक उत्पादक चाहता है कि कुल आगम और कुल लागत के बीच में अधिकतम अंतर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम अंतर होगा तभी उसको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? राइट, ए। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य लाभ एक भाग है किस चीज का? सामान्य लाभ हमेशा कुल संप्राप्ति का एक भाग होता है, क्योंकि जितना बेचोगे बेचने में से एक हिस्सा, क्योंकि कुल आगम में से कुल लागत को माइनस कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वही लाभ होगा। इसका मतलब होता है इसी लाभ में से एक हिस्सा सामान्य लाभ होता है, तो कुल आगम का होता है। ठीक है, सामान्य लाभ। जब फर्म एम आर इक्वल टू एम सी तथा संतुलन प्राप्त करने के पश्चात भी अपना उत्पादन बढ़ा लेती है, तब जब फर्म एम आर इक्वल टू एम सी तथा संतुलन प्राप्त करने के पश्चात भी अपना उत्पादन बढ़ा लेती है, तब क्या होता है? मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एम आर एम सी है और संतुलन प्राप्त करने का उत्पादन बढ़ा रही है, इसका मतलब उस स्थिति में जो एम सी है वो एम आर से ज़्यादा हो जाएगी और घाटा होने लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे यहाँ पर? बी चूज करेंगे। यदि टी आर इक्वल टू 25, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, बाद में बताएंगे। लाभ उद्यमी के जोखिम की कल्पना का पुरस्कार है, यह परिभाषा किसने दिया? तो द प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, किसने कहा? ये कहा प्रोफेसर हॉले ने। तो याद रखिएगा प्रोफेसर हॉले का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लाभ का जोखिम, अभी इससे पहले जो परिभाषा है लाभ के जोखिम का सिद्धांत बताता है, इसका मतलब इसका आंसर भी होगा प्रोफेसर हॉले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, जब वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि होने के कारण पूर्ति में की गई मात्रा 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि कितनी होती है? 15%। वस्तु की मात्रा में वृद्धि कितनी होती है? 10%। इसका मतलब होता है जो लोच है वो कितना होता है? 15 से 0.15 छक्का 90 यानी कि 0.6, एंड इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा 1 से कम है। जब 1 से कम होता है तो उसको बोलते हैं लोचदार पूर्ति। क्या बोलते हैं? लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसी स्थिति है कि ES इज लेस देन 1, तो ये लोचदार पूर्ति होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक वस्तु की उत्पादन पर आर्थिक सहायता के कारण क्या होता है? अगर वस्तु की उत्पादन पर आर्थिक सहायता मिल रही है, इसका मतलब होता है लागत में कमी हो रही है। लागत में कमी होने का मतलब लाभ में वृद्धि होना, इसका मतलब होता है पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 26, जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ये है पूर्ति वक्र, ये पूर्ति वक्र अगर ऐसा हो, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति होती है? इसका मतलब होता है यहाँ पर पूर्ति समानांतर एक्स के होने से इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है, और ये स्थिति होती है अनंत लोच की। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर पूर्ति की लोच अनंत हो जाती है, मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की पूर्ति में जब परिवर्तन हो उसको अनंत लोचदार पूर्ति कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में की गई वृद्धि को क्या कहते हैं? वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो रही है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? पूर्ति में विस्तार। क्या बोलते हैं? पूर्ति में विस्तार। जहां कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए वो विस्तार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, बिल्कुल सही है, अंतर होता है। आगे देखते हैं। पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर होती है। भाई एक फैक्टर है, केवल कर नीति पर निर्भर नहीं होती, बहुत सारी दूसरी फैक्टर पर निर्भर होता है। स्टॉक में अभिप्राय इस मात्रा से जो बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है, गलत है। स्टॉक जो बाजार में बिकने के लिए आती है उसको हम पूर्ति बोलते हैं, यानी कि ये गलत है। स्टॉक और पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? ए, पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है। बाजार में एक व्यक्ति फर्म की पूर्ति वक्र का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है? अगर बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म
एक ही व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति को दर्शाया जा रहा है, एक ही व्यक्तिगत, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ति के नियम के अनुसार, पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है, पूर्ति तथा कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक तो नहीं होता क्योंकि पूर्ति की स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी, और इस स्थिति को धनात्मक बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इज आवर राइट आंसर। राइट, एनी डाउट? किसी भी तरह का आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मैंने आंसर गलत हो सकता है, मैं भी बोलते बोलते कोई आंसर ऑप्शन गलत बोल दिया, मुझे जरूर बताइएगा। आपका व्यूज़, आपका रिव्यू, आपका हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि मुझसे चाहिए या फिर मुझ में कोई कमी है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन सजेशन, रिव्यूज़, आपका जो फीडबैक है वो आना चाहिए। किसी भी तरह का दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करके दीजिए, लेकिन आपका कमेंट, आपका जो रिएक्शन है या फिर आपका फीडबैक है वो मुझ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट चैप्टर से।